जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पर जनरली इवन आशीर्वाद भी इस तरह का होता है कि कलेक्टर बनो। एक बैक ऑफ द माइंड तो ये चीज़ हमेशा से थी, क्योंकि हर साल अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे बच्चे प्रीलिम्स में रह जाते हैं। फिर उनको कैसे नेक्स्ट ईयर का टारगेट करना चाहिए और कैसे उस टाइम को बेहतर यूटिलाइज करना चाहिए। सो आदित्य, आई वाज लुकिंग एट योर मार्कशीट एंड आई सॉ ए जंप ऑफ 39 मार्क्स इन योर एथिक्स पेपर। सो हाउ डिड यू मेक दैट हैपन? जब मैं मेंस का पेपर दे करके निकला तो जितना भी मैंने सीखा था उसके अनुसार जो मैंने लिखा उससे मैं इतना सेटिस्फाइड था कि आपको शायद याद भी होगा कि मैंने लिखा भी था आपको मैसेज व्हाट्सएप पे कि आई एम कंटेंट विद माय एथिक्स पेपर एंड आई थिंक आई वुड इम्प्रूव माय मार्क्स। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ दिस? आपका डेली रूटीन क्या रहता था तैयारी करने का, और कैसे किसी को पता लगे कि उसका जो प्रोसेस है वो सही है या नहीं? About what's the right path for ethics, I contacted you multiple times about personal guidance about whether my answers have those kind of edge creating factors or not. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार एंड टुडे वी हैव विद अस आदित्य श्रीवास्तव who has secured all India rank 1 in this year's civil services examination. So first of all, many congratulations Aditya. Thank you so much sir. So आदित्य, सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है काफ़ी रिजल्ट की वजह से भी, और उसके बाद अपने पेरेंट्स और सारे साथियों के मुख पे जो खुशी देखी उसकी वजह से भी। तो ये खुशी आपको पहली बार तो नहीं आई, लास्ट ईयर भी यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 236। क्या अंतर है लास्ट ईयर में और इस साल में? सर डेफिनेटली कुछ बेसिक अंतर है। पहला तो सर्विस का ही अंतर है जिसकी वजह से मैं दोबारा ट्राई करना चाह रहा था, और दूसरा एक डेफिनेटली कि जो रिएक्शन था मेरे पेरेंट्स का वो भी काफ़ी डिफरेंट था, और इवन सारे फ्रेंड्स का भी। थोड़ा बताइए पेरेंट्स के रिएक्शन के बारे में, थोड़ा बताइए। पेरेंट्स के रिएक्शन में शुरू में तो थोड़ा डिसबिलीफ, फिर उसके बाद इमोशंस, और उसके बाद हैप्पीनेस, इस तरह का एक जनरल ट्रांजिशन था। तो वो एक जो एक्सटैटिक वाली फीलिंग होती है वो मैंने हर किसी में ही देखी अपने आसपास। They must be very proud of you. आदित्य, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे सिविल सर्विस करने का ख्याल आया, कैसे तैयारी करने की सोची, और कब से आपने एक सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर देखिए, जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पर जनरली इवन आशीर्वाद भी इस तरह का होता है कि कलेक्टर बनो। तो एक बैक ऑफ द माइंड तो ये चीज़ हमेशा से थी, बट फिर जब मैं आईआईटी गया, लाइक 2014 में मैंने आईआईटी कानपुर में एंट्री ली, तो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसके अनुसार मेरा जो होराइजन था वो एक्सपैंड हुआ और चेंज हुआ। तो मैंने ट्राई किया कि मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करूँ। फिर कहीं जा कर के जब मैंने जॉब की गोल्डमैन सैक्स में, वहाँ पर मेरे को ये लगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेरे को चाहिए अपनी नौकरी से, जैसे कि पीपल कनेक्ट या फील्ड वर्क टाइप की चीज़ें। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मेरे को चलना चाहिए सिविल सर्विसेज की तरफ। तो आपने जॉब के संग संग तैयारी स्टार्ट करी कि जॉब छोड़ने के बाद तैयारी स्टार्ट करी? नहीं सर, जॉब के संग तो तैयारी करना बहुत मुश्किल था। मैंने ट्राई किया था, तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने में 5 महीने लग गए थे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और उसके बाद प्रॉपर तैयारी शुरू की। तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट्स और सिविल सर्विसेज की इस जर्नी का? सर मेरा पहला अटैम्प्ट था 2021 में, जिसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। फिर सेकंड अटैम्प्ट में मेरे को 236 रैंक आई और आईपीएस अलॉट हुआ, और अब ये थर्ड अटैम्प्ट में मेरे को रैंक 1 मिली है। ओके, सो आई थिंक 2 मेजर जंप मैं देख सकता हूँ। एक तो एक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होना, काफ़ी डिजेक्शन फील हुआ होगा, और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है आप 1 साल पीछे चले जाते हो, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद फिर कुछ करने को होता नहीं है अगर क्वालिफाई नहीं होता है। तो उस समय के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला, किन चीज़ों पर काम किया, क्योंकि हर साल अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे बच्चे प्रीलिम्स में रह जाते हैं। फिर उनको कैसे नेक्स्ट ईयर का टारगेट करना चाहिए और कैसे उस टाइम को बेहतर यूटिलाइज करना चाहिए? सर उसमें तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। पहला कि जो एक फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होती है और डिजेक्शन होती है, जैसा आपने राइटली कहा, तो उससे उभर पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मुझे मोटिवेट करने में और मुझे वापस खड़ा करने में, ताकि मैं दोबारा से इसकी तैयारी कर पाऊँ। और उसके बाद कैसे टाइम यूटिलाइज़ करना है, इसमें तो मैं कहूँगा मेरे सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो ऑलरेडी मेरे कॉलेज से थे और सर्विस में थे। उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया कि अभी भले ही तुम्हारा प्रीलिम्स ना हुआ हो, लेकिन अगले 3 महीने इसी तरह से तैयारी करो जैसे तुमको मेंस लिखना है। तो उस टाइम पे मैंने मेंस की बहुत रिगरस प्रिपरेशन की। इवन इलेक्ट्रिकल की तो मैंने उस टाइम भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मेरे को याद है। तो वो 3 महीने मैंने उस तरह से यूटिलाइज़ किए। फिर जब जनवरी फरवरी आया तब मैंने अपने गलतियाँ आइडेंटिफाई की कि प्रीलिम्स में मैं क्या गलती कर रहा हूँ एग्जैक्टली। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की बातें होती हैं। तो फिर मैंने उनको रेक्टिफाई करके और दोबारा से प्रीलिम्स लिखा। एंड देन यू गॉट थ्रू द लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? जी सर, उस टाइम तो मैं कहूँगा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करना बड़ा अचीवमेंट लग रहा था मेरे को, बट फॉर्चुनेटली मैं लिस्ट में नाम ला पाया।
सो यू हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 236, आईपीएस आपको मिल रहा था जो काफ़ी अच्छी और प्रेस्टिजियस सर्विस है। फिर और अटेम्प्ट देने का और मेहनत करने का और लगातार उसी पेस से मेहनत करने का मोटिवेशन कहाँ से आया? सर मोटिवेशन तो मेनली ये था कि इवन उस वाले अटेम्प्ट में भी मेरी पहली प्रायोरिटी तो आईएएस की ही थी, फॉर द रीजंस कि उसमें जिस तरह की डाइवर्सिटी होती है, जिस तरह का पीपल कनेक्ट होता है, और उस डाइवर्सिटी और पीपल कनेक्ट के कारण जो होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि डिस्पाइट आईपीएस बीइंग अ प्रेस्टिजियस सर्विस, आईएएस में थोड़ा बेटर होता है। तो इसलिए वो एक मोटिवेशन इंटरनली था मेरे अंदर कि मुझे ये एग्ज़ाम दोबारा लिखना है। सो आई थिंक अगर किसी बच्चे को बोलो कि आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो अगर किसी के सपोज 100 में से 70 मार्क्स हैं तो 70 मार्क्स से इंप्रूव करना मार्क्स, और सपोज किसी के 90 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स से इंप्रूव करना मार्क्स, दोनों में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो आपकी तो ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैंक थी, तो वहाँ से और मार्क्स इंप्रूव करना, तो ये 236 रैंक से रैंक 1 की जर्नी के बारे में बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स किन चीज़ों का रहा है, क्या स्ट्रेटजिक चेंजेस आपने अपनी प्रिपरेशन में किए? सर मेरा पहला तो यही था कि 236 रैंक के बावजूद भी मैं ऐसे के अलावा बाकी अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया पहले कि क्या क्या कमियां रह गई। जैसे कि मेरे को याद है GS1 में मेरे 96 थे जहाँ तक, तो मेरे एक फ्रेंड के 108 थे। तो मैंने उससे एग्जैक्टली पूछा कि मेरी जो चीज़ें हैं और तुमने जो चीज़ें लिखी उनमें क्या मेजर डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो उसने मेरे को कुछ पॉइंट समझाए, अगर मैं विद एग्जांपल बता पाऊँ। तो जैसे उसने बताया था कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट आर द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप, तो मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ रिसोर्स पोटेंशियल क्या कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है वो लिख करके आ गया था। उसने आखिरी के आधे पन्ने में 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट डाले कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में क्या डिफिकल्टीज़ हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव डायमेंशन वो प्रोवाइड कर रहा था उसके डेफिनेटली उसको मार्क्स मिल रहे थे। प्लस GS1 में डायग्राम्स का इंपॉर्टेंट रोल था। तो इस तरह मैंने हर पेपर वाइज स्ट्रेटजी बनाई, GS1 की अलग, GS2 की अलग, GS3 की अलग, GS4 की अलग, कि किस में किस तरह से इंप्रूव करना है, और इलेक्ट्रिकल की अलग। फिर मैंने उन सबको रिगरसली इंप्लीमेंट किया प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो 3 महीने थे उसमें, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी इंप्रूव द मार्क्स। So Aditya, I was looking at your mark sheet and I saw a jump of 39 marks in your ethics paper. 104 आपको last time थे and this year you have scored 143 marks. So it is not that you are increasing your marks from 80 to 90. You are increasing already a good enough marks is there, 104, and you are increasing that to 143. So how did you make that happen? सर डेफिनेटली इसमें आपका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम माय पर्सनल लेवल जो मैंने नोट्स बनाए, उसके अलावा जो आपका मैंने एथिक्स वाला मॉड्यूल लिया था उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो जैसे कंटेंट बेसिस पे जिस तरह से आपने बताया था कि मैं अपने आंसर्स किस तरह से जनरेट करूं, लाइक किस तरह से मेरे को केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स को ना सिर्फ सोचना है उनके बारे में बल्कि उनके इंटरप्ले के बारे में भी सोचना है, या फिर जिस तरह से आपने बताया था कि मुझे कोटेशंस वाले क्वेश्चंस को इस तरह से हैंडल करना है कि जैसे वो एक मिनी एसे वाले पेपर की तरह हों। और थ्योरी में भी आपने जैसे बताया था कि मुझे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलनी है, कि मुझे ना सिर्फ सिविल सर्वेंट के एंगल से बल्कि एक कॉमन मैन के एंगल से, पॉलिटिशियन के एंगल से, और एप्ट एग्जाम्पल्स के साथ अपने आंसर्स को लिखना है। वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी मेरे अनुसार। और उसके अलावा आई वुड से कि जब मैं मेंस का पेपर दे करके निकला तो जितना भी मैंने सीखा था उसके अनुसार जो मैंने लिखा उससे मैं इतना सेटिस्फाइड था कि आपको शायद याद भी होगा कि मैंने लिखा भी था आपको मैसेज व्हाट्सएप पे कि आई एम कंटेंट विथ माय एथिक्स पेपर एंड आई थिंक आई वुड इम्प्रूव माय मार्क्स। और साथ ही साथ इसके पीछे की एक वो भी रीज़न था कि जिस तरह से आपने मुझे पर्सनल गाइडेंस दिया, चाहे मेरे हर एक मैसेज को रिप्लाई करना या फिर कॉल्स जब शेड्यूल हो, तो आपने काफ़ी ढंग से मेरे आंसर्स को रीड किया मेरे साथ ही, और मुझे हर एक लाइन पर जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाल सकते हैं, डायमेंशन डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक काफ़ी जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच थी वो उसने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच टू यू सर फॉर हेल्पिंग मी इम्प्रूव माई एथिक्स स्कोर। सो आदित्य, सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी चैलेंजिंग एस्पिरेंट्स उनको पाते हैं। सो हाउ डिड यू टैकल दैट पार्ट ऑफ द पेपर? सर इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता था कि कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ स्मॉल एसे, तो उसमें वो सारे डायमेंशंस आपको देना एग्जांपल्स के साथ। और मेरी पहले आदत थी कि मैं उसको पैराग्राफ में लिखता था, लेकिन फिर जब मैंने आपसे पर्सनली गाइडेंस सीख की तो आपने मेरे को बताया था कि
इससे आप एडुकेट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं कवर कर पाएंगे। तो हर एक डायमेंशन को एक क्रिस्प पॉइंट में विद एग्जांपल लाना, वो एक इंपॉर्टेंट चेंज था। फिर जैसे हम एस्से में लिखते हैं कि एक ऑल्टरनेट डायमेंशन भी देते हैं कि काउंटर करने के लिए उस स्टेटमेंट को, तो वो एक एडिशनल डायमेंशन मैंने इंक्लूड किया। तो इस तरह से मैंने अपने कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी इम्प्रूव किया था। एथिक्स का पेपर बहुत लंबा होता है। आई थिंक मैं बच्चों से जब सुनता हूँ पेपर देने के बाद, ये सुनता हूँ कि सर एक केस स्टडी छूट गई, 30 नंबर का छूट गया, 40 नंबर का छूट गया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस साल एथिक्स के पेपर के साथ, और कैसे मैनेज किया आपने वो? सर मैं तो कहूँगा कि 2022 का पेपर कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबा था, और उसके कारण मेरे मतलब वो वाला पेपर ही पूरा कर लिया था मैंने, लेकिन उसके कारण इस बार मेरे मन में और डर था। तो मैं इस बार पहले से ही सोच के गया था कि जो रीडिंग के जो 5 मिनट मिलते हैं लगभग पेपर के पहले, उसमें मैं एटलीस्ट 2 केस स्टडी पढ़ के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लूँगा। तो वो एक एज वाला जो स्टार्ट था वो मैंने इस बार लेने का प्रयास किया था, और इसकी मैंने प्रैक्टिस भी की थी पहले से। और बाकी तो फिर वही है कि आपका जो प्रैक्टिस है जो आपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में की है, उसी के बेसिस पे आपका प्रीलिम्स का पेपर, एथिक्स का पेपर कंप्लीट होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। So Aditya, there are two sections in the ethics paper. One is case study and another is the theory part. And I often see that aspirants overemphasize on the case study part. They spend around 2 hours for just 120 or 130 marks. That is asked by the UPSC. और उसके चक्कर में कई बार they underemphasize and give very little importance to the section A. So what was your strategy with respect to section A and section B of this paper? Sir, my perspective was always very clear that I would allot time based on the marks. So if a question is carrying 10 marks, then I will give it 7 minutes only. So the same strategy I applied for this paper also. तो जैसे हम जानते हैं कि हर एक केस स्टडी 20 मार्क्स की होती है, तो 20 मार्क्स के अनुसार 14 मिनट्स बनते हैं। तो मैं 15 मिनट्स का अपना टारगेट रखता था कि उसके अंदर अंदर मेरे को ख़त्म करना है। और मेरी आदत भी थी कि मैं हर एक केस स्टडी ख़त्म करने के बाद टाइम देखता था कि इतने मिनट मैंने बचा लिए, इतना मिनट मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर लिए, तो अगले वाले में वो बचाने हैं। तो पेपर कहाँ से स्टार्ट, केस स्टडी से करते थे या सेक्शन ए से करते थे? जी सर, मैं पेपर स्टार्ट तो केस स्टडी से ही करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू के 5 मिनट में कोशिश करता था कि 2 केस स्टडी पढ़ लूँ, तो मैं शुरुआत ही उन 2 केस स्टडी से करता था कि जो लंबी वाली हैं मैं पहले उनको पढ़ने की कोशिश करूँगा, और फिर उन्हीं लंबी वाली से मैं शुरुआत करूँगा अपने पेपर की। तो इस तरह से एक वो जो 5 मिनट एक्स्ट्रा हैं वो भी मैं थोड़ा ढंग से यूटिलाइज कर पाता था। So if we talk about ethics paper, how different you find it from the other GS paper? There are GS1, GS2, GS3 papers. So how difficult it is to prepare for this particular paper, and what kind of different adaptations that the aspirant should incorporate to score high in this particular paper as compared to the other 3 GS papers? Sir, in my opinion, this is the paper which gives you the best cost to benefit ratio, because the course is limited and you can make effective notes out of that course itself. Secondly, it gives many free hits like the quotation based questions or even the theory based questions or the case studies. Everywhere you can improve upon your answers and make them unique by including elements which are not known to other people. For example, I remember I had read a few things about Nietzsche and other philosophers whom people generally don't read. So I tried to include at least 2 or 3 pointers from their theories. I'm forgetting the name, like Ubermensch and all theories. I had actually included in my real paper as well. So those kind of give you the edge where you can include your knowledge which you might have gained for your essay paper itself. So I think these are the important factors which differentiate the ethics paper from others. So Aditya, in mains paper, often there are questions that you have very little clue about. No matter how hard you prepare, whatever the sources you cover, you will still find certain questions across all the DS papers that you might find them difficult, or you have very little idea about them. So how do you tackle those questions? How should one prepare for those questions? Sir, in my understanding, there is no way you can prepare for those extra questions, which there will always be 3 or 4 questions which you would know nothing about. Like this time I think there was a question on fjords. So I had very little idea about what fjords are. I only knew that they exist in the cold places. So what you have to do is you have to improvise in that 7 minutes itself. Firstly, my first strategy is to leave those questions for the end, because even if you give only 5 minutes to those questions, you would be able to fetch the maximum possible out of them. And the second strategy is to write whatever you know about that question, irrespective of whether that point would carry any weightage or not, whether it would be generic or not, whether it would have any extra content like examples, facts or not. And focus on the part which you can generate points on. For example,
The question of on fjords had a question about its picturesque beauty and all. So that is definitely you can tell about that it would garner tourists and then it would have economic value and all. So that is how I try to tackle questions like that. Give them the best shot towards the end of the paper and write whatever you know the best about it. Try to fill as much of the two papers assigned to that question as possible. That was my strategy. Nice. So Aditya, they are among the various ways to look at the final result. एक तरीका ये है कि लोग मानते हैं कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करें, and like that if you take care of the means, the ends will take care of themselves, being a कर्म योगी. So do you also believe in that? If yes, then what was your process like? आपका डेली रूटीन क्या रहता था तैयारी करने का, और कैसे किसी को पता लगे कि उसका जो प्रोसेस है वो सही है या नहीं? सर तो यस, इस एग्ज़ाम में आपको प्रोसेस पे ही फोकस करना होता है क्योंकि रिजल्ट कैन बी एनीथिंग. लाइक फाइनल लिस्ट में तो नाम पाना अपने आप में, आप प्रोबेबिलिटी वाइज भी देखें तो 1000 आउट ऑफ 10 लाख, तो इट हैज़ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी. तो प्रोसेस पे फोकस करते हुए मेरा मेन ये चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की. पहला तो रूटीन के मामले में मेरा डेली इस तरह का था कि मैं टारगेट अपने सेट करके चलता था. उन टारगेट्स को पूरा करने में 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, आई डोंट केयर, बट टारगेट्स मेरे पूरे होने चाहिए डेली के डेली. तो मेरा दिन इस तरह का होता था कि मैं सुबह से लेकर के लाइक अराउंड 7 AM से लेकर के दोपहर 2 बजे तक, जब तक मेरा लंच का टाइम होता था, इंक्लूडिंग द ब्रेक्स कि बीच में नाश्ता भी करना है, नहाना भी है, वो सब. तो इस टाइम को मैं जीएस को देता था पूरी तरह से. उसके नोट्स जो बने हुए हैं उनको रिवाइज़ करना, रटना और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना सुबह सुबह. इस बार जैसे मैंने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना रोज़ 1-1.5 घंटा, तो सब इसमें था जीएस का पोर्शन. फिर लंच के बाद से डिनर तक मेरा टाइम था कि मेरे को इलेक्ट्रिकल को देना है, उसकी भी रिगरस प्रैक्टिस करनी है मुझे. रोज़ 10-15 क्वेश्चन उसके भी प्रैक्टिस करनी ही है. तो ये मेरा टाइम जाता था उधर. और फिर रात को मेरा टाइम होता था कि मुझे अब या तो मेरे को एथिक्स पढ़ना है या तो फिर वापस से जीएस का जो भी कोर चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि मेरी शायद थोड़ी कमज़ोर है, जिस पर ज़्यादा टाइम देना है. जैसे प्रीलिम्स के टाइम में हिस्ट्री को आखिरी का 1 घंटा देता था और इस टाइम पे मैं एथिक्स को आखिरी का 1 घंटा देता था. तो ये मेरा जनरल डेली शेड्यूल रहता था. एंड हाउ डज वन नो इफ वन इज फॉलोइंग द राइट प्रोसेस? हमारा जो भी डेली का रूटीन है, जो भी शेड्यूल है, हाउ डज वन नो कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाउ डू यू कैलिब्रेट दैट? Sir, on the process part, I would say that with experience, you get to know whether you are writing the answers in the right way or not. When you compare your answers with what the toppers have written or what your peers are writing, then you get to know that these are the elements that were missing in your answers. For example, in history answers, I knew that people are making even small stupa diagrams, which I am not making. So I should also make them. Even if the question is not on stupa, you are mentioning something about the stupa art, then you can definitely make a diagram in the corner. Only a 4 centimeter by 4 centimeter diagram, but still you can make it. So these are the kind of things which make you realize that you are going on the right path. The intuition tells you. And secondly, I had my own mentors, my seniors and all, who told me always about what's the right path. Even for ethics, I contacted you multiple times about personal guidance about whether my answers have those kind of edge creating factors or not. So I think these are the ways which help you find out whether you are on the right track or not. So talking about the right process, I think there is a great conception that people have about this examination, that if you have to prepare for the civil services, you need to be cut off from all of the your social life, your family, your friends, relationships, hobbies, etc., social media. Everything should go for a toss, and you should live a lonely life. So does the 100% focus on UPSC, on civil services examination, requires you to be totally cut off from the outside environment, or if it is so, then does it take some element of your personality out of you, and what is the hidden cost if you may say so? Sir, definitely I would say that me personally did not get cut off from everything. I was staying at my home, so definitely I was always with my family, and I believe that kind of support is essential in this long and arduous journey of UPSC, because there would be many times you would feel low, and then you need someone close to you to lift you up and motivate you to stand back and start the process again. Secondly, as far as my social life is concerned, I was not much of an outgoer like going to movies and all, because that's my personality, but I was active on social media. I even remember there were few days where even I was scrolling reels for 1 hour or 2 hours. Later on I felt the guilt, but then I realized that it is not actually possible to study the whole time. You cannot just study the whole time. You need that kind of break for rejuvenation and even for regaining your energy to again focus on the exam. So that was the kind of life I followed throughout this entire process.
I am asking this question, Aditya, because every day I get these messages. मुझे ऐसा लगता है कि एक अनकही क्राइसिस है हमारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की, कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो जाता है तैयारी करते करते, और फ्रेंड्स की भी आस होती है, फैमिली की आस होती है, काफ़ी सेक्रीफाइसेस होते हैं फैमिली के पार्ट पे। सो अपना पेन वो उनको भी नहीं बता पाते, क्योंकि लगातार दे आर फेसिंग द फेल्योर्स, और पेरेंट्स को लगता है कि भाई वो तैयारी कर रहा है तो हम उसको डिस्टर्ब ना करें। तो क्या एक तरीका हो सकता है आपके हिसाब से, क्या सजेशन आप पेरेंट्स को या फैमिली फ्रेंड्स को देना चाहेंगे कि ताकि उस एस्पिरेंट्स की जर्नी थोड़ी और बेहतर बने? ऑलरेडी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सर मैं कहूँगा कि दो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला तो कम्युनिकेशन, डेफिनेटली अगर आप बात कर सकते हैं सामने वाले से, उसको अपने दिल का हाल बता सकते हैं, तो अपने आप आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा एक्सपेक्टेशंस, कई बार एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ ही इंसान को नीचे ढकेल देता है। जैसे ये तो खैर यूपीएससी की जर्नी है, हम सुनते हैं कि कोटा में बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, तो उसका भी रीज़न सबसे बड़ा यही माना जाता है कि पेरेंटल एक्सपेक्टेशन की वजह से उन पे इतना प्रेशर आ जाता है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशन, तो यूपीएससी की जर्नी बहुत आसान बनाई जा सकती है। जितनी अभी है उससे तो डेफिनेटली ज़्यादा आसान। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में फोकस्ड रहिए, लेकिन लोनली मत रहिए। अपने फ्रेंड्स के संग, फैमिली के संग जो क्वालिटी समय है वो ज़रूर व्यतीत करिए। इट विल हेल्प यू ओनली, क्योंकि आप एक थके हुए मन से, हारे हुए मन से तैयारी नहीं कर सकते और अपना बेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। और मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे से ज़रूर बात करते रहिए। आपको लगता है कि आपका बच्चा स्ट्रांग है, वो है भी स्ट्रांग, लेकिन वो कई बार अपनी मन की बात आपसे नहीं कह पाएगा, अब परेशानियां जो हैं वो नहीं बता पाएगा। फ्रेंड से भी मेरी स्पेशल गुजारिश है कि कोई सर्कल में है जो तैयारी कर रहा है तो आप रीच आउट करिए। वो नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि काफ़ी दुनिया पीछे छूट चुकी है, तैयारी हो रही है, दोस्त आगे बढ़ चुके हैं, तो एक भाव आता है कि हम नहीं अपने दोस्तों से आगे से बात करें। तो आप बड़े बनिए, आप आगे चल के अपने दोस्तों से बात करिए जो तैयारी कर रहे हैं, और देखिए वो कितना पॉजिटिव माइंडसेट उनमें इनकलकेट कराएगा और बेहतर जोश के संग वो तैयारी करेंगे। सो थैंक यू सो मच आदित्य फॉर शेडिंग सम लाइट ऑन दिस। अच्छा, अगर मैं इस आपकी जर्नी की बात करूं तो आप थ्रू आउट यू हैव बीन ए टॉपर। 10th की बात करें, 12th की बात करें, आईआईटी कानपुर में यू वर देयर, एंड देन आई थिंक गोल्डमैन सैक्स में, गोल्डमैन सैक्स में आपने काम किया है। सो शुरुआत से ही आप टॉपर रहे हैं। तो आदित्य श्रीवास्तव का टॉपर होना उनको उनकी कौन सी हैबिट्स बनाती हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं वर्च्यू एथिक्स बहुत फॉलो करता हूँ, कि वर्च्यूज ही आदमी का जो डेस्टिनी है, कैरेक्टर जो है वो आदमी का डेस्टिनी वो बनाता है। सो व्हाट आर योर वर्च्यूज दैट डिफाइंस आदित्य श्रीवास्तव एंड परहैप्स आर रिस्पॉन्सिबल, कि जो आज श्रीवास्तव को टॉपर बनाती आई हैं, जो आप चाहेंगे कि बाकी लोग भी जिनसे प्रेरणा ले सकें? सर, इन माय हम्बल ओपिनियन आई वुड से कि डेफिनेटली थोड़ा तो प्रोसेस का भी रोल रहा है और काफ़ी सारे लोगों का रोल रहा है, नॉट जस्ट माई सेल्फ। तो पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर इसमें रहा है वो मेरे पापा का रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से ही उनके गाइडेंस के अनुसार ही काम किया था। तो चाहे वो बचपन का मेरा एनटीएससी हो या आईआईटी हो या फिर अब यूपीएससी हो, मेरे को पापा ने ही एक राह दिखाई और फिर मेरी जिम्मेदारी थी उस पर चलना, उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार और उनके गाइडेंस के अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करना। तो एक क्वालिटी ये मैं कह सकता हूँ कि शायद अपने पापा के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए और उसके अनुसार मेहनत करना, वो एक मेरी क्वालिटी मैं कह सकता हूँ। और दूसरा कि जब आप फेलियर देखें तो आपको बाउंस बैक करना आना बहुत ज़रूरी है। तो शायद मेरे अंदर वो ललक थी कि मुझे ये करना ही है। तो इवन जब मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं निकला या इवन दूसरे वाले मेंस में जब मेरे को दिख रहा था कि मार्क्स इंप्रूव करने हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से करने हैं, तो उस पॉइंट पे जो मैंने सोचा, जो मैंने किया, वो जो उसके पीछे की जो मेरी ड्राइव थी, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करने के लिए। और एक चीज़ जो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि आदित्य श्रीवास्तव चेजज एक्सीलेंस। मुझे याद है कि पेपर से कुछ दिन पहले तक, 12 सितंबर या 13 सितंबर तक भी ही वॉज सीकिंग फीडबैक फ्रॉम मी ऑन हिज आंसर्स। हिज आंसर्स हैड इम्प्रूव ट्रेमेंडसली। काफ़ी अच्छा ये लिख रहे थे और मैं इनको वॉइस नोट से बोलता था कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपका अच्छा रैंक भी आएगा। बट ही वॉज लाइक कि सर बता दीजिए और क्या इंप्रूवमेंट करनी है, कितना मार्क्स में इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो खासियत है ना एक्सीलेंस चेज करने की, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी चीज़ है कि कितना करें कि इतना नंबर आ जाए।
इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि नंबर देने का भी कोई लिमिट नहीं है यूपीएससी का। जब वो रिवार्ड करने को आता है तो बहुत झोला भर भर के नंबर देता है। तो आप भी लिमिट मत करिए, आप भी मैक्सिमाइज करिए, एक्सीलेंस को चेंज करिए, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपको कितना मार्क्स आता है। और ये जो एक चीज़ है परसिस्टेंस, ही वॉज परसिस्टेंट विद मी कि सर फीडबैक दीजिए और अच्छा कैसे करूँ और अच्छा कैसे करूँ। दैट इज व्हाट आई बिलीव मेक्स आदित्य श्रीवास्तव ए रियल टॉपर। So Aditya, you have cracked this exam twice, that is successively and with such a high rank. तो क्या कुछ ऐसा है कि इफ़ यू डू एक्स एंड वाई, कुछ एक मैजिक फॉर्मूला है कि एक्स करो वाई करो और सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी, और यू बिलीव देर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लक ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? और अगर है तो आदित्य श्रीवास्तव ने उसको कब कब महसूस किया? सर मैं तो कहूँगा कि इसमें अनसर्टेनिटी और लक का फैक्टर तो डेफिनेटली है। लक एक टाइम के बाद ज़रूर रोल प्ले करता है, और ये मैं भी मानता हूँ। अनसर्टेनिटी इस एग्ज़ाम में सिर्फ मिनिमाइज़ की जा सकती है, एलिमिनेट नहीं की जा सकती, ये भी मैं मानता हूँ। तो जैसा आपने पूछा कि मैंने कब कब फेस किया, तो डेफिनेटली जो मेरा पहला ही अटैम्प्ट था उसमें मैंने अनसर्टेनिटी देखी कि सिर्फ 2 या 2.5 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। तो वो भी एक था कि एक आंसर बस मैं चेंज कर देता अगर, तो सिलेक्शन हो जाता। तो इस तरह के जो फैक्टर्स थे वो डेफिनेटली मैंने देखे, और उनको मिनिमाइज़ करने के लिए मेरा तरीका वही था कि आपको हार्डवर्क तो करना ही है, साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। प्रीलिम्स में अगर आपके ह्यूरिस्टिक्स आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो आपको उनको यूज़ करना है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है रोज़, तो करनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और वो चीज़ें आपको ढंग से करनी है। उसके बाद फिर तो आप वही निष्काम कर्म वाला है कि अपना काम आपने कर दिया, बाकी जो भगवान दे दे। जो भगवान दे दे। सो भगवान ने तो बहुत अच्छा दिया है आपको, लेकिन कुछ लोगों उतने फॉर्चुनेट नहीं हो पाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से तो करते ही हैं वो अच्छा, लेकिन सक्सेस सिर्फ फेलियर्स उनको देखने पड़ते हैं, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बार बार फेल होना। और तो क्या कहेंगे आप कि हाउ शुड दे लुक एट देयर फेलियर्स? अगर वो अटैम्प्ट दे रहे हैं तो कैसे देखें, और अगर बाई चांस उन्होंने सोचा है कि भाई अब अटैम्प्ट्स हो गए हैं या आगे मूव ऑन करना है, तो उस जर्नी को वो कैसे देखें? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? सर एक बहुत क्लीशे लाइन है, बट यहाँ पर एप्टली बैठती है कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो मेरा भी यही मानना था कि जो मेरे फेलियर हुए वो क्यों हुए, और मैंने क्या एग्जैक्ट गलतियाँ की जिसकी वजह से मैं वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया। तो ये चीज़ें देखना, एनालाइज करना, और फिर उसका रास्ता ढूंढना कि कैसे इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन दिक्कतों को। दैट आई थिंक इज़ द प्राइम थिंग वन शुड डू। एंड as far as the second part is concerned, if someone has already exhausted their attempts, then definitely they need to see what other options they have. कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है भारत में इतना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई डर्थ है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। तो आई थिंक दोज आर द प्लान बी एंड अदर ऑप्शंस दैट पीपल नीड टू लुक एट इफ दे आर थिंकिंग ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम यूपीएससी। एक चीज़ है कि यूपीएससी हैज़ गिवन सो मैनी अटेम्प्ट्स, and with so much of uncertainty and luck factor also being there, so aspirants tries their luck again and again, you know, उनको लगता है कि जितना बार पासा फेंकेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि they will get through it. तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ एक नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हमको लिमिट कर लेने चाहिए? बिकॉज देर इज अ कॉस्ट ऑल्सो, यू आर इन योर प्राइम टाइम ऑफ यूथ, है ना, एंड देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो. यू योर सेल्फ आर वर्किंग इन Goldman Sachs, a very prestigious firm. So there is always an opportunity cost whenever you are preparing for civil services. It takes a very very huge chunk of your precious youthful life. So how should they balance between these two? Should we decide that these many number of attempts we should give, or there can be certain factors based on which the decision can be made, okay, these many attempts I will give? और अगर वो फैक्टर्स हैं तो वो आपके लिए क्या थे? जब आप क्या सोच के आए थे तैयारी कि मैं इतने अटैम्प्ट तक करूंगा या अब तक करूंगा? सर मेरा मानना है कि डेफिनेटली ये दो चीज़ें आपको एक बार ढंग से सोच करके ही जाना चाहिए कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने देने हैं और आपका प्लान बी क्या होगा। मेरे अनुसार ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस और एक डायरेक्शन दोनों ही देती हैं। तो मेरा पर्सनली ये था कि आई विल एडजस्ट माई स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स आई एम गेटिंग. If I am, let us say I am able to reach to the interview and then I am failing, then obviously I can take more number of attempts. If I am failing in the prelims itself, then I shouldn't take more than 2 or 3 attempts to judge whether I am capable of this exam or not. So I think you need to finalize that beforehand itself, what would be the length you would go to, and then obviously you have to make the necessary changes to convert those attempts into success. But the base remains that
just taking more number of attempts would not maximize your chance of selection, because you see there is a one out of 1,000 chance of succeeding in this exam. Even if you give 6 attempts, it can at max become 6 out of 1,000. So and even the players would change, the people who are giving the exam, so it would be less than 6 out of 1,000. So there is always an opportunity cost, and you need to balance out the opportunity you are losing with the opportunity that you might get in those less than 6 out of 1,000 chances. So you were already working in Goldman Sachs. In the very first attempt, you did not clear your prelims. So was there any sort of anxiety that there's so much opportunity cost that is there? You graduated from IIT Kanpur, such a bright career that is there in the private sector, and yet you are aspiring for this उस एग्जाम में जिसका पहला स्टेज आप फ्लंक कर गए हैं. तो वहाँ से फिर कैसे खुद को मोटिवेट किया और उस एंजाइटी को कैसे संभाला खुद अपने आप को उस एंजाइटी से? सर डेफिनेटली एंजाइटी सही शब्द है या डिप्रेशन सही शब्द है मैं नहीं जानता, बट डेफिनेटली एक बहुत डीमोटिवेटिंग फेज़ था वो मेरे लाइफ का, और उससे बाहर निकलने में मेरे को 2-3 चीज़ें डेफिनेटली हेल्प की. फर्स्टली मैंने जैसा कहा, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि डिस्पाइट द इनिशियल हिकअप तुमको दोबारा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक एम लेकर के तुम जॉब छोड़ के आए हो जिसमें पैसा भी अच्छा था, सेटल भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी तुम छोड़ के आए हो तो तुमको दोबारा ट्राई करना चाहिए. और दूसरा मेरा खुद का वो था कि मुझे ये करना है तो मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, वो अपने आप में जानने की क्यूरियोसिटी एटसेट्रा. तो ये दोनों ही फैक्टर्स मुझे मोटिवेट किए कि मैं दोबारा से इस एग्ज़ाम को दूं और इस प्रीलिम्स के ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करूं. दोस्तों, यहाँ पे एक खास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक वन थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम Aditya's journey is that one should always be honest in one's own attempt. One should always be looking within that what kind of improvements one can do in his or her attempts. Whether it is your ethics paper, your polity paper, your prelims stage, everything requires an honest introspection, and you need to work also. Once you know what are your weaknesses, it is not enough, and you need to work out those weaknesses also. So that is something that we can learn from his journey. So moving on, Aditya. So Aditya, in the civil services examination, we have two very, very important phases. One is mains examination, that is very subjective and comprises 1,750 marks. And then there's interview stage also, that is also very subjective, 275 marks. So in this context of subjectivity, so much of subjectivity is there in this examination. How important do you find the role of a mentor? The mentor can be anyone. He or she may not necessarily teach you something. He or she can be anyone who may guide you that how should you go about this preparation. So what is the importance of mentor in this preparation? B, how to identify a good mentor. See, because there's no dearth of people who call themselves mentors, but I believe it takes certain traits to be a good mentor. So how do you identify that? What are the qualities that makes a mentor good mentors, and how would you judge that this is someone or this is someone whom you look forward to take mentorship from? So definitely there is a lot of uncertainty in many papers of this examination, especially essay as well as interview. So as far as mentorship is concerned, I would say that there are few important traits which you need to look for. Firstly, trust. The most important is that, because unless and until you trust your mentor, you would not take their guidance in the right spirit. So that is the most important thing. Secondly, you should also look at the content that they are delivering, their background, their experience in that particular field, and also you should look at in my case, I looked at what other toppers who had scored good in those papers were recommending. So like I came across you because of a fellow IPS probationer. Yes. So these are the prime factors which you should look at when choosing a mentor. So I think this is how you should choose a mentor, and then once you have chosen the mentor, then you should stick to their advice, because with such a short period of time between prelims and mains, you cannot switch mentors. So these are the important points. That is one important thing that we can learn from Aditya. आपने एकलव्य की कहानी तो सुनी ही होगी. एकलव्य को तो गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से ही मना कर दिया था, तो उन्होंने मूर्ति बनाई और उसी की प्रैक्टिस कर करके वो इतने बड़े धनुर्धर बन गए. दोस्तों, ये दिखाता है ट्रस्ट मेंटर में, ये दिखाता है आपकी डेडिकेशन, आपकी सिंसियरिटी, कि अगर आप फोकस्ड हैं इंप्रूवमेंट्स पे तो आपका इंप्रूवमेंट होके रहेगा और आप कहीं बेहतर आंसर्स लिखने लगेंगे, कहीं बेहतर अपने अटेम्प्ट्स को देने लगेंगे. सो यू मस्ट ट्रस्ट योर मेंटर एंड यू मस्ट इंप्लीमेंट द एडवाइसेस जो भी आपको मिल रही हैं अपने मेंटर्स से.
So Aditya, a very important paper in the mains examination is essay paper. And this year we have seen that there is a depression in the marks that the people have got. Even the toppers have scored, not in that high range that was expected earlier. So how would you go about the essay? If you were to prepare again for this year, let's say, then how would you go about it? Sir, in my opinion, essay is one of the most subjective papers where even identifying what thing is clicking and what is not is a bit dicey. So my approach to essay has been that actually I had an uncle who he's an avid reader. So I used to get my essays evaluated from him, and my focus was on distinguishing my content from the rest. So I tried to improve elements from my hobby itself into my essay, which made my essay look more diverse as well as a bit unique in content. Secondly, I tried to include things from books and all which I had read already, and which even my mentor, that uncle, suggested me. So those were the elements which I stick to. And apart from that, the uncertainty in essay would always remain. For example, in my attempt itself, this attempt I was not able to manage time in the real paper itself, despite being able to manage time throughout my preparation. So those are the things which happen on D-Day, and there is not much one can do. I think there is depression in the marks as compared to last year also in your essay paper. Yes. Okay, so I think here one very big learning for us is that you don't know that which paper UPSC may reward in any of the examination year. तो I think हमको सारे ही पेपर पे equally focus करना चाहिए और excellence चेज करनी चाहिए, because as I said earlier also, you would be surprised कि UPSC आपको कितना रिवार्ड करती है. तो कहीं अगर एक आध जगह नंबर थोड़े कम भी हो जाते हैं तो दूसरी जगह पे आप उनको कंपनसेट कर सकते हैं. आदित्य की मार्कशीट भी उसी चीज़ की गवाह है. आई थिंक इनके पेपर 2 में, पेपर 4 में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं. तो जो आई थिंक ऐसे में अगर थोड़ा बहुत नंबर कम भी हुआ है, डिप्रेशन है मार्क्स में, तो वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया आपकी रैंक पर. सो आदित्य, देयर इज ए increasing trend that the aspirants have started preparing from college itself for the civil service examination. On the one hand, it gives you a very good opportunity also to prepare beforehand and come prepared whenever you start taking the examination. It gives you so much time also. At the same time, it may take toll also, because college also offers you various diverse perspectives that shapes your personality, जो आपकी personality को निखारते हैं, बढ़ाते हैं. तो कैसे aspirant जो है वो balance कर सकते हैं between these two? और in your opinion, whether one should start preparing in the college itself, and if yes, कौन से year से उनको करना चाहिए? Sir, in my opinion, I did not start from college itself. When I was in college, then I was entirely focused on pouncing on the opportunities that the college was offering me. I did my master's itself. I went for job also. So I think that not just helped me in shaping my personality, but also preparing my backup. Because throughout my journey, I knew that even if I am not able to make it, I have the option to fall back on my corporate job and join the corporate sector again. So that gave me a bit of confidence, and also that helped me in preparation itself. Further, I think these factors also play a role in the interview, because the interview panel from your DAF itself sees that you have that kind of experience, that diversity in your profile, which is kind of suited for the civil services. But then again, suggesting that someone should go for preparation itself from college or not is entirely subjective, because I have my friends also who did their preparation from college itself, and they actually entered into service 2 or 3 years before me. So that gives you added advantage in the service at later part of life also. So it is entirely mixed subjective experience. Yes, so Aditya, I think there is one famous line in Game of Thrones: winter is coming. So now prelims is coming. So now the prelims paper is changing a lot. Last year you have witnessed that. So if you were to appear again, or what will be your advice to the people, to the aspirants who are taking the prelims this year? How can they cope up with the kind of uncertainty that is unfolding in prelims paper, and especially CSAT? Sir, I would say 2 things, one regarding GS paper and one regarding CSAT. Firstly, from my personal experience, I understood that prelims is not just a game of hard work, it requires a lot of smart work as well. So try to focus on PYQs and their analysis, and also trying to find out the heuristics that UPSC has been following. I did analysis of past 3 papers and tried to identify how each statement is being made true or false, what are the elements in those statements, and whether those elements are repeating, whether those patterns are repeating or not. So that kind of analysis is helpful in GS papers. CSAT, I would say that I did not think that much, because I was decent in maths. But if someone has problem in maths, then they definitely need to look for especially reasoning
secondly comprehension, and try to identify the doable questions like of let us say percentage etc which come in maths itself, and that kind of targeted approach would help them clear CSAT as well. So on final note, Aditya, what would be your suggestions to the aspirants who are looking at you as source of motivation, and what kind of lessons you can give it to them from your own experience? Sir, I would say that motivation would be that despite failures, you have the ability to overcome those failures and go towards success. The only thing is that you need to identify your mistakes and make efforts to correct them. And as far as my suggestions would be concerned, I would say that try to focus on self-motivation and consistency, because that is the thing which would take you through this long and arduous journey. And secondly, focus on hard work along with smart work, because only doing hard work does not work in this exam. Try to do smart work, especially through PYQs, and that can do wonders in your score. तो मैं पीयूष सर से ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली इस बार के एथिक्स के मार्क्स में काफ़ी मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और उसके पीछे थोड़ा सा तो मेरा अपना हार्डवर्क था जो मैंने नोट्स बनाए, और थोड़ा पीयूष सर का बहुत बड़ा रोल था कि जिस तरह से उन्होंने मेरे को गाइड किया, लाइक पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो मैंने काफ़ी सारे सेशंस सर के साथ शेड्यूल किए, कॉल शेड्यूल किए, तो सर का जो पर्सनल गाइडेंस था रिगार्डिंग कि इस आंसर को इस तरह से लिखना है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करने हैं, उसने डेफिनेटली मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की. फिर कंटेंट के पोर्शन पर भी सर का जो कंटेंट था, जिस तरह से मैंने टेस्ट के डिस्कशंस किए, सर के अटेंड किए, और उसमें जिस तरह के पॉइंटर्स सर ने बताए कि इस तरह से आपको डायमेंशंस खोलने हैं, इस तरह से आपको न सिर्फ दो स्टेक होल्डर्स को देखना है बल्कि उनके इंटरप्ले को देख करके भी आपको पॉइंटर्स जनरेट करने हैं. फिर थ्योरी वाले पोर्शन में आपको इस पे भी ध्यान देना है कि आपका आंसर सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से ना जा रहा हो कि सिर्फ सिविल सर्वेंट को देख करके लिख दिया. एक जेनरिक आंसर में आपको पर्सनल लाइफ से, सिविल सर्वेंट की लाइफ से, एक कॉमन मैन की लाइफ से, हर तरह से आपको डायमेंशंस मैक्सिमाइज करने हैं और उनके अनुसार एप्ट एग्जाम्पल्स भी देने हैं. तो डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें थी सर की पर्सनैलिटी से रिलेटेड, सर के गाइडेंस से रिलेटेड, और पीयूष सर से के जो कंटेंट था उससे रिलेटेड, सब ने मेरे को काफ़ी हद तक हेल्प की इस जंप को अचीव करने में एथिक्स के मार्क्स में. और इसके लिए आई वुड से कि आई एम रियली थैंकफुल टू पीयूष सर फॉर हेल्पिंग मी इम्प्रूव माई एथिक्स मार्क्स. थैंक यू सो मच आदित्य फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. सो फ्रेंड्स, आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा आदित्य की जर्नी से व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम हिज जर्नी, और हम कैसे अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी को बेहतर बना सकते हैं, सीख सकते हैं, और ये जो ड्यूरेशन है प्रिपरेशन का, ये जो अनसर्टेनिटी है, एंजाइटी है, इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. मिलते हैं जल्दी. बाय बाय, टेक केयर.